सबसे पहले महाराष्ट्र विदर्भ के इस अदबी और तहजीबी खित्ते में जो जाहिर है कि नागपुर, कामठी ये वो इलाके हैं कि जहां उर्दू की हमेशा आबियारी हुई है। उर्दू को हमेशा मोहब्बत करने वाले, उर्दू से इश्क करने वाले, उर्दू की रगों में अपना खून दिल लगाकर इस चिराग की रोशनी को मध्यम न होने देने की कसम खाए हुए वो तमाम जिंदा दिल लोग इस इलाके के अदबी और तहजीबी सरमाए के मुहाफिज बनकर मेरे सामने हैं, जिनसे गालिबन मेरी ये तीसरी मुलाकात है। इससे पहले कामठी शायद मेरी 2 बार हाजिरी हुई है, तीसरी बार आज आपके दरमियान हाजिर हूँ। और अगर यही रफ्तार रही, इतने इतने गैप के बाद आया, तो मुझे यकीन है कि अब शायद चौथी मुलाकात मुश्किल से ही होगी, क्योंकि अगर 10-10 साल के बाद आऊँगा तो चौथी मुलाकात की कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद की नहीं जा सकती है। तो इसी मुलाकात को हम और आप गनीमत समझें और इसी में कुछ ऐसा करने की कोशिश करें ताकि मेरा आना भी कामयाब हो जाए और मेरे से अल्लाह कुछ ऐसा काम ले ले कि आपके दिलों में मेरी कुछ मोहब्बत और पूरी हो जाए और बढ़ जाए, ये मैं कोशिश करूँगा। सबसे पहले आपकी इल्मी, अदबी और तहजीबी अदालत में बहुत ही अदब व एहतराम के साथ सलाम, आदाब, नमस्कार पेश करता हूँ। मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग यहाँ बैठे हैं और यही भारत की अनेकता में एकता, ये जो भारत की पहचान है, ये जो हमारे देश की शान है कि अलग अलग रंगों के फूलों से मिलकर ये खूबसूरत गुलदस्ता बनता है। इस गुलदस्ते को यकीनी तौर पर मेरी आंखें देख रही हैं। अगर किसी को पूरा भारत एक साथ देखना हो, किसी को अगर हिंदुस्तान का एक छोटा नमूना अगर देखना हो, तो वो आए ड्रैगन पैलेस के इस 36वें या 26वें 3 रोज़ा ड्रैगन पैलेस टेम्पल फेस्टिवल में आकर यहाँ देख ले। ये है वो छोटा हिंदुस्तान जहाँ कोई दाढ़ी टोपी के साथ बैठा है, उसके बराबर में माथे पर तिलक लगाकर कोई सनातन की परंपराओं का पालन करते हुए बैठा है, कोई बौद्धिज्म का पालन करता है, तो कोई सिख या ईसाई बनकर अपने अपने मजहबी अकीदों के साथ यहाँ मौजूद हैं। लेकिन इस मोहब्बत भरी महफिल में एक खूबसूरत हिंदुस्तान की शिनाख्त और पहचान बनकर हमारे मुल्क की एक ऐसी मिसाल पेश कर रहे हैं जिसके लिए हम पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुशायरा अब शुरू हो जाए और मुल्क के कोने कोने से आने वाले वो तमाम मशहूर मारूफ शायर आपसे मुलाकात करना शुरू करें, तो अब मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, तो एक बार ज़ोरदार तालियां बजाकर अपने तमाम मेहमान शायरों का, तमाम मेहमान कवियों और कवित्रियों का स्वागत और अभिनंदन और इनका इस्तकबाल करके हमें बताएं कि आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है। आज के सदर अली वकार मोहतरम यासीन कुद्दूसी साहब, मेहमान खुसूसी के तौर पर जिस अजीम शख्सियत का हम इंतज़ार कर रहे हैं, मोहतरमा एडवोकेट सुलेखा ताई कुम्भारे जी, जो साबिक रियासती वज़ीर की हैसियत से इस इलाके की नुमाइंदगी के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में मोहब्बत भरी फ़ज़ा बनाने में यकीनी तौर पर अपना खुसूसी किरदार अदा करती रही हैं। यहाँ के मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए सरपरस्ती के तौर पर सुलेखा ताई कुम्भारे जी का होना यकीनी तौर पर इस इलाके के लिए मुबारकबाद की बात है। मैं चाहता हूँ सुलेखा ताई जी जब आएंगी तब आप उनका इस्तकबाल करेंगे, लेकिन इस वक्त ड्रैगन पैलेस के कैंपस में हम बैठे हैं और ये वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसको उन्होंने मोहब्बतों और अकीदतों के साथ पूरा किया था। जोरदार तालियों से सुलेखा ताई जी का भी स्वागत और अभिनंदन आप करिए। हम अपने चंद और मेहमानान का इंतजार कर रहे हैं। मोहतरम चंद्रशेखर बावनकुले जी, जो पालक मंत्री हैं नागपुर के, जनाब डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय जी, साबिक डायरेक्टर जनरल महकमा पुलिस, जनाब MQ जमा साहब, साबिक MLC, जनाब अजय कदम साहब, जनरल सेक्रेटरी बहुजन एकता मंच,
जनाब ताज अहमद राजा साहब, जनरल सेक्रेटरी ताजाबाद ट्रस्ट, ये वो तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान हैं जिनका हम इंतज़ार कर रहे हैं। और आज के मेहमान इम्तियाज़ के तौर पर जिस शख्सियत को बड़ी शिद्दत से आप आने का जिनके इंतज़ार कर रहे हैं, वो शख्सियत है माया नगरी मुंबई से आने वाले एक ऐसे मशहूर फिल्म अदाकार जिन्हें रज़ा मुराद के नाम से पूरी दुनिया जानती और पहचानती है। सैकड़ों फिल्मों में जिनकी अदाकारी का लोहा लोगों ने माना है, आज वो हमारे मेहमान इम्तियाज़ के तौर पर यहाँ मौजूद रहेंगे। इस मुशायरे के कन्वीनर, इस मुशायरे के ऑर्गेनाइज़र मोहतरम अनवारुल हक पटेल साहब, जिन्होंने बड़ी मेहनत और मोहब्बत के साथ आज की ये महफिल सजाई है। मैं इन तमाम अदब दोस्तों का, तमाम मोहब्बत करने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी वजह से आप सबसे मुलाकात मुमकिन हो सकी है। सदर अली वकार से इजाजत चाहता हूं, इजाजत दें तो मैं मुशायरा शुरू करूं। सदर साहब ने इजाजत दे दी है, लेकिन मेरा मानना यह है मोहब्बत करने वाले लोगों कि सिर्फ सदर अली वकार इजाजत दे दें, इतने भर से काम नहीं चलता। शोरा इकराम आकर डाइस पर अपनी अपनी नशिस्त पर बैठ जाएं, इतने से भी मुशायरे की कामयाबी की जमानत नहीं मिलती। मुंतजमीन बड़े खूबसूरत इंतजाम सजा लें, इससे भी कोई मुशायरा कामयाब नहीं होता। कोई भी मुशायरा हो, कहीं पर हो, हिंदुस्तान के छोटे से गांव से लेकर अमेरिका के किसी बड़े खूबसूरत 7 स्टार होटल के किसी छोटे से हॉल या ऑडिटोरियम में कोई भी मुशायरे की महफिल हो, तब तक कामयाब नहीं होती है जब तक आप जैसे अच्छे सुनने वाले उसे न मिल जाएं। मैं इस मुशायरे का सबसे कीमती हिस्सा आपको मानता हूं और आपसे इजाजत मांगता हूं। इजाजत दें तो मैं मुशायरा शुरू करूं। इजाजत है? बहुत शुक्रिया। अब मोहतरम गयासुद्दीन साहब मुझे नजर आ रहे हैं। देखिए, धीरे धीरे हमारे मुअज़्ज़िज़ीन की सफ़ों में बड़े खूबसूरत समातें यहाँ शरीक होती जा रही हैं, तो यह हमारे लिए अच्छी बात है। ड्रैगन पैलेस टेम्पल फेस्टिवल 2025 का ये खूबसूरत मुशायरा है। आप किसी भी मजहब के मानने वाले हों, मोहब्बतों की सिर्फ एक ज़बान है कि मोहब्बतें अपनी अकीदतों और आस्थाओं का पालन करती हैं, लेकिन दूसरों के लिए इतनी गुंजाइशें रखती हैं कि दूसरे भी अपनी मोहब्बतों और अकीदतों का पालन बड़ी कामयाबी, बड़ी मोहब्बत और बड़ी खुशदिली के साथ कर सकें। यही मोहब्बतों की पहचान है और यही मोहब्बतों की निशानियां हैं। मैं बहुत ज़्यादा देर आपसे इस हवाले से तो बात नहीं करूंगा। इस वक्त सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मुशायरा अब शुरू हुआ चाहता है। गज़ल के एक एक करके तमाम शायरों से आप मुलाकात करेंगे। मैं हमेशा की तरह वो 4 मिसरे पढ़ देता हूँ कि खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ, फ़कत तेरी मदद और इस्ताअनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। उस सुप्रीम पावर के नाम से मैंने मुशायरे की महफिल को शुरू किया है, जैसे सारी दुनिया अलग अलग नामों से पुकारती है। कोई उसे ईश्वर कहता है, कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे अल्लाह के नाम से पुकारता है, कोई उसे गॉड कह के बुलाता है। किसी भी नाम से, अलग अलग नामों से पुकारा जाने वाला वो अजीम बादशाह जो हम सब का मालिक है, हम सब का खालिक है, उसी के नाम से मैंने इस महफिल को शुरू किया है। आप उसे किसी भी नाम से पुकारें, आप उसे कादरे मुतलक कहें या सर्वशक्तिमान, आप उसे दयालु या कृपालु कहें या रहमान और रहीम, किसी नाम से आप उसे पुकारें, बात वहीं तक पहुंचेगी जहां तक हम और आप पहुंचाना चाहते हैं। तो जरा एक बार मुशायरे को शुरू करने वाली तालियां बजाइए ताकि मैं पहले शायर से अब धीरे धीरे आपकी मुलाकात कराऊं। ये मोहब्बतों का अलग ही निजाम है। हालात तो इन दिनों ये हो गए हैं कि हमें इस तरह के शेर मुशायरों के शुरू में ही पढ़ देने पड़ रहे हैं कि 10 महीने हो चुके हैं, बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन,
खा के घुइयां क्या दिखाएं शायरी के बागपन, सूख के पालक का पत्ता हो चुके हैं गुलबदन। नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। ये बात तो हंसते मुस्कुराते हुए कही गई है, लेकिन अगर संजीदगी के साथ इस बात को कहना हो तो मेरे दोस्तों यूं कही जा सकती है कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। और ये बात हम सिर्फ कहने के लिए नहीं कहते। अनवारुल हक साहब बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपकी मौजूदगी का एहसास करते हुए और आपकी शख्सियत की मोहब्बतों की कद्र करते हुए मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारा मानना यह है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दोस्तों, मोहब्बतों की फजा बनाने की जरूरत है। आखिरी 4 मिसरे पढ़कर इस मुल्क के लिए हम सब का जो मिशन है, हमारा जो मकसद है, मैं शहर शहर जाकर जिस मकसद को बयान कर रहा हूं, शहर शहर जाकर लोगों से जिस मकसद के बारे में बात कर रहा हूं, वो आज कामटी में भी कहना चाहता हूं कि आज जरूरत इस बात की है कि हम इसको समझ जाएं और इस मकसद को अपनी आने वाली नस्लों को भी समझा दें कि रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। आप लोगों को तो मैंने ठीक ठाक तरीके से गर्म कर लिया, लेकिन मैं एक जगह नाकाम हो गया। यह असल में मेरी डाइस पर बड़े नामवर और बड़े मशहूर मारूफ शोरा इकराम बैठे हैं। शायरों की एक कमजोरी होती है, वो जब खुद माइक पर होता है तो चाहता है कि सारी दुनिया उसको तालियों की गूंज में सुने और सारी दुनिया उसके लिए खड़े होकर तालियां बजाए और उसे दाद दे। लेकिन जब दूसरा शायर माइक पर हो तो उसको तमाम काम याद आ जाते हैं। उसी वक्त मोबाइल पर उसकी बीवी का मैसेज आता है, उसी वक्त उसको अपने बेटे की फीस की याद आ जाती है, उसी वक्त उसे पड़ोसी से उधार वापस लेने की याद आ जाती है, उसी वक्त कारोबारी जिम्मेदारियां उसे याद आती हैं। ये मैं अपने को शामिल करके कह रहा हूं, यह हम तमाम शायरों में ये बीमारी है। लेकिन मैं इनको अपने शायर साथियों को एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान रखिएगा इस बात पर, आप कैमरों की नजर में हैं, सावधान, आप कैमरों की नजर में हैं। आप क्या कर रहे हैं, क्या आपका रिएक्शन है, ये कैमरे आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं। और याद रखिएगा इस बात को कि कल जब इन वीडियोस के जरिए ड्रैगन पैलेस का यह मुशायरा दुनिया के 100 से ज्यादा मुल्कों में देखा जाएगा, उस वक्त जब यह वीडियो आएगा और आपको लगेगा कि पूरा सदन मिलकर जिस शायर के कलाम पर तालियां बजा रहा था, हम उस वक्त परचून की दुकान का हिसाब जोड़ रहे थे, तब आपको अपने इस तरह से बैठने पर अफसोस होगा। इसलिए बहुत अलर्ट होकर बैठिएगा। शेर आपको अच्छा लगे तो तालियां बजाइएगा, शेर आपको अच्छा न लगे तो शायर को हूट कीजिएगा, लेकिन खामोश बैठने का कोई मतलब नहीं है। मेरा मानना यह है, जिंदगी के 2 उसूल हैं। पहला उसूल, ऐसी वैसी बातों से तो बेहतर है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। और जिंदगी का दूसरा उसूल, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। अगर इन दोनों उसूलों पर अमल करना हो तो रास्ता सिर्फ इतना सा है कि खामोश रहने से काम नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा,
बात अच्छी लग रही है तो अच्छी बताइए, अच्छी नहीं लग रही है तो बताइए और अपनी नाराजगी का इजहार कीजिए, लेकिन खामोश बैठने से कोई मसला हल नहीं हो सकता है। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती, तो गूंगे रहने से काम नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा। जो लोग आगे की सफों में बैठे हैं, आप लोगों से भी जरा सी बात कर लूं। आप लोग शहर के मुअज्जिज लोग हैं, जाहिर है बड़े आदमी होंगे, घर पे काम करने के लिए आपने नौकर रखे होंगे, लेकिन आज आपको अपने हिस्से की तालियां खुद बजानी पड़ेंगी, ठीक है ना? अब सारे लोग मतलब के हो गए हैं। इधर मैं देख रहा हूं और बीच बीच में कहीं कहीं हमारी कुछ बहनें बैठी हैं। आज मैं आपके मतलब की भी बहुत सारी बातचीत करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि आपके बारे में क्या क्या अफवाहें उड़ाई गई हैं। सारी दुनिया में आपके बारे में एक बात उड़ाई गई है कि 2 से ज्यादा औरतें, 2 से ज्यादा महिलाएं एक जगह अगर बिठा दी जाएं तो वो खामोश नहीं बैठ सकती हैं। ये ऐसा कहा गया है, लेकिन मैं ये कहता हूं आज बिल्कुल खामोश मत बैठिएगा, लेकिन आज बात आपस में न करके आज बात हमसे कीजिएगा। हमसे बात करेंगे तो कुछ काम की बात होगी। मैं आपको सारी रात जिस तरह की सीख और जिस तरह की अच्छी बातें बताने वाला हूं, उसका एक छोटा सा नमूना आपको बता के जाना चाहता हूं, और वो ये है कि आपके पतिदेव अगर खाना खा रहे हो और खाना खाते खाते अचानक वो आपसे अचार मांगने लगे, तो समझ लीजिएगा कि आपकी सब्जी में दम नहीं है, ठीक है ना? मतलब अब इसमें कोई ज्यादा दिमाग थोड़ी लगाना है। अगर खाना खाते हुए पतिदेव अचानक अचार मांगने लगे, इसका मतलब सब्जी में दम नहीं है। और आपको यह भी मान लेना चाहिए कि दम आपके पतिदेव में भी नहीं है जो अब यह बात आपसे कह सकें कि सब्जी में दम नहीं है। है ना? तो अब इस तरह की बहुत सारी बातें मैं आपसे करने वाला हूं। अब आप बिल्कुल मेरे मतलब के हो गए, मैंने महफिल को अपनी मतलब का बना लिया है। पहले शायर को बुलाता हूं। एक गलतफहमी है इन दिनों, लोग समझते हैं कि पहला शायर जो आता है वो मुशायरे का सबसे कमजोर शायर होता है। लोगों ने मुशायरे के नाजिम को जलेबी बनाने वाला हलवाई समझ लिया है। आप कभी गौर से देखिएगा, सुबह सुबह जलेबी बनाने वाले हलवाई की दुकान पर अगर सबसे पहले पहुंच जाएंगे तो उसका एक तरीका होता है, वो पहली जलेबी बनाता है और उस जलेबी को चिमटे से उठाता है और उठाने के बाद पहली जलेबी भट्टी में डाल देता है। मैं जलेबी बनाने वाला हलवाई नहीं हूं। मुशायरे का नाजिम क्रिकेट टीम के कप्तान की तरह होता है। उस खिलाड़ी को बल्ला लेकर सबसे पहले पारी की शुरुआत करने के लिए भेजता है जिस खिलाड़ी पर उसे ज्यादा भरोसा होता है, जिसके बारे में उसे यकीन होता है कि ये मुशायरे की ऐसी, ये पारी की ऐसी शुरुआत करेगा कि यहां से मुशायरा अपनी कामयाबी की मंजिलों की तरफ चलेगा। उसे पारी की शुरुआत करने के लिए मुशायरे की महफिल में सबसे पहले वो आवाज देता है। बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा माहौल बन गया। मैं देख रहा हूं हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान मोहतरम डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय जी, जो साबिक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, महकमा पुलिस के एक आला अफसर, हमारे बीच में तशरीफ लाए। सामने भी हमारे एक इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं, बीच बीच में कहीं कहीं और पुलिस वाले भी होंगे। आजकल हमें इसका भी अंदाज़ा है, मैं जब यहाँ पहुँचा नागपुर में तो मुझे बताया गया कि इस इलाके में श्रीमती आचार संहिता लगी हुई हैं, तो जाहिर है कि उन सारी चीज़ों का हमें लिहाज और ख्याल रखना है। पुलिस की अपनी मजबूरियां और अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। पुलिस के मामले ऐसे होते हैं कि जो किसी की नहीं सुनती उसे भी कभी कभी कवि सम्मेलन और मुशायरे सुनने पड़ते हैं। ये इनकी ड्यूटी का हिस्सा है। एक बार उपाध्याय जी बैठे हैं, मैं बड़े अदब से आपके खिदमत में एक बात बताऊं। एक बार मेरे ज़िले में हमारे यहाँ पुलिस लाइन में एक कवि सम्मेलन हो रहा था जन्माष्टमी के मौके पर। मेरे यहाँ जो उस वक्त एसपी साहब थे रतन कुमार श्रीवास्तव जी,
तो श्रीवास्तव जी ने मुझे उस कवि सम्मेलन मुशायरे का संचालन करने के लिए बुला लिया। मैं उसका संचालन कर रहा था। मैंने देखा कि जिले के सारे पुलिस अफसर वहां सामने बैठ के मुशायरा और कवि सम्मेलन सुन रहे थे। मैंने रतन कुमार जी से धीरे से पूछा, मैंने कहा सर आपने तो कमाल कर दिया, सारे जिले की पुलिस आपने यहां बुला ली है, अब अगर जिले में कहीं कोई वारदात हो गई तो क्या होगा? तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, कैसे होगी, सब तो यही है। तो ये पुलिस की सादगी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हंसी मजाक में हम यूं भी कहते हैं कि रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया। महफिले शेरो सुखन में भेजकर सरकार ने एक कैदी सुबह को फांसी लगाकर मर गया, रात भर गजलें सुनाई उसको थानेदार ने। ये बातें हंसी मजाक की है, लेकिन सच तो ये है कि सैल्यूट करने का वक्त होता है उस वक्त जब इस खाकी वर्दी को हम पसीने में लथपथ देखते हैं। और अब आपको तालियां मेरे इस जुमले पर बजानी चाहिए। आप अपने त्योहारों की खुशियां खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ मना सकें, इसलिए ये अपने त्योहार कभी अपने बच्चों के साथ नहीं मना पाते हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे पुलिस अफसरान और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कि जिनकी मेहनतें यकीनी तौर पर शांति व्यवस्था और हम सब के अमन व अमान के लिए बहुत जरूरी है। हम इनकी मौजूदगी को सलाम पेश कर रहे हैं। मैं आपको अब किस तरह की कलाम की जरूरत है जो आपको तरोताजा और आपको पूरी तरह से इस मुशायरे के लायक बना सके। बड़ा अजीब मामला है। बोला दुकानदार की क्या चाहिए तुम्हें, बोला दुकानदार की क्या चाहिए तुम्हें, जो भी कहोगे मेरी दुकान पर वो पाओगे। मैंने कहा कि कुत्ते के खाने का केक है, बोला यहीं पे खाओगे या लेके जाओगे। जिंदगी बड़े उल्टे पुल्टे तजुर्बात से भरी पड़ी है। आप सोच कर देखिए कि अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके नीचे हैं तो यह आपकी जिंदगी की पहली यादगार रात है, और अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके ऊपर है तो फिर ये आखिरी। क्या अजीब तमाशा है, इन दिनों जब मोबाइल बिगड़ जाता है तो बच्चों पर इल्जाम लगाया जाता है कि बच्चों ने मोबाइल बिगाड़ दिया, और इन दिनों जब अब बच्चे बिगड़ रहे हैं तो लोग कहने लगे हैं कि मोबाइल ने बच्चे बिगाड़ दिए। आखिरी बात और सुन लीजिए, कोई इंसान अपनी जिंदगी में कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे फेसबुक के प्रोफाइल पिक्चर में दिखाया जाता है, और कोई इंसान कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, इतना बदसूरत नहीं होता जितना उसे। असल में हंसना बहुत आसान है अगर किसी दूसरे पर हंसना हो, और बहुत मुश्किल मालूम होता है कि जब कभी खुद को निशाना बनाना हो और अपने आप पर हंसना हो। जिंदगी इन्हीं मुश्किलात से भरी पड़ी है कि हम बार बार ये चाहते हैं कि कभी अपनी बेवकूफ़ियों पर हंसें, लेकिन हंसने का हौसला नहीं कर पाते। ये तंज़िया और मज़ाहिया शायर अपने आप को निशाना बनाते हैं, लेकिन हमें और आपको हंसने और मुस्कुराने का मौका देते हैं। आप इस बात को यूं भी समझ सकते हैं कि दुनिया में तमाम मखलूकात अल्लाह ने बनाई हैं, उसमें परिंदे भी हैं, जानवर भी हैं, इंसान भी है, कीड़े मकोड़े भी हैं। आपने इंसान के अलावा किसी भी मखलूक को, किसी भी जानवर को आज तक हंसते हुए नहीं देखा होगा। उसे हंसने की दौलत नहीं दी गई। वो सब कुछ इंसानों की तरह करता है, खाता है, पीता है, चलता है, फिरता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो हंस नहीं सकता। हंसने की खासियत सिर्फ इंसान को दी गई है। अब आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, कभी आपको कोई ऐसा जानवर दिख जाए जो हंस रहा हो या हंसने की कोशिश कर रहा हो, तो समझ लीजिएगा कि वो इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। और हंसने की बात हो और किसी इंसान को उस वक्त भी हंसी ना आए, या वो हंसना न चाहे, या जबरदस्ती सीरियस बनकर बैठ जाए, तो समझ लीजिएगा कि तब्दीली का अमल यहां भी शुरू हो गया है। यह बड़ी अजीब सी कशमकश है। इसमें हमें कभी हंसना होता है, कभी रोना होता है। जिंदगी की इन्हीं उलझनों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आइए, मेरी बहनें यहाँ बड़ी लंबी कसीर तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मेरी बहनें यहाँ मौजूद हैं। मैं इनकी मौजूदगी को सलाम करता हूँ। एक औरत
हमारी जिंदगी में हमेशा हमारे साथ होती है। कभी वो बेटी होती है, कभी बहन होती है, कभी बीवी होती है, कभी माँ होती है। एक खातून के ये अलग अलग किरदार हैं जो हमेशा हमारी जिंदगी में हमारे साथ रहते हैं। आइए इन किरदारों को निभाते वक्त एक खातून के जो जज्बात और एहसासात होते हैं, जिस कशमकश से वो गुजरती है, वो क्या सोचती और समझती है, किस तरह से अपनी बात कहने की हिम्मत और हौसला करती है, ये सारी बातें समझनी है। तो आइए एक शायरा, एक कवित्री से उसका कलाम सुनकर हम दुनिया की आधी आबादी का जिक्र इस महफिल में इस वक्त करें। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, सरिता जी जो लास्ट में 4 मिसरे पढ़ के गई माँ के उन्वान से, इन्हें शायद इसका अंदाज़ा नहीं था। हमारी सरपरस्त, हम सब की बड़ी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत या हमारे लिए मोटिवेशन मोहतरमा एडवोकेट सुलेखा ताई कुंभारे जी, जो यहाँ ड्रैगन पैलेस के प्रेसिडेंट के रूप में मौजूद हैं। एक बात मैं उनकी मौजूदगी में बड़े इज्जत और एहतराम से कहना चाहता हूँ कि माँ के होने और माँ के चले जाने का एहसास क्या होता है, उसे सुलेखा ताई से ज़्यादा शायद ही कोई समझ पाए। अभी साल भर पहले उन्होंने इस एहसास को बड़ी शिद्दत से महसूस किया है। हाँ, हमारे मेहमान इम्तियाज फिल्म इंडस्ट्री मुंबई से मशहूर अदाकार, आप सब जिनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मोहतरम रजा मुराद साहब तशरीफ ले आए। हम उनका इस्तकबाल करते हैं। जनाब रजा मुराद साहब की मौजूदगी यकीनी तौर पर इस मुशायरे के वक़ार का हिस्सा है। तालियां आपने बहुत कम बजाई हैं, जरा जोरदार तालियां बजाकर, जिन्हें आप सिनेमा हॉल में पर्दे पर देखा करते थे, सैकड़ों फिल्मों में जिन्होंने अपने किरदार ऐसी मेहनत से निभाए कि उन किरदारों के नाम से मोहतरम रजा मुराद साहब को पुकारा जाने लगा। वही मशहूर और मारूफ अदाकार, एक ऐसे अदाकार जो किरदार में जान फूंक दे, ये कमाल था मोहतरम रजा मुराद साहब की अदाकारी का। और वो आज हमारे महफिल के मेहमान इम्तियाज के तौर पर यहाँ तशरीफ रखते हैं। हम उनका बहुत बहुत इस्तकबाल और उन्हें खुशामदीद कहते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं। ड्रैगन पैलेस टेम्पल फेस्टिवल 2025 का ये तारीख साज मुशायरा अपनी मंजिलों की तरफ रवा दवा है। यके बाद दीगरे शोरा इकराम आ रहे हैं। एक बार मैं अपने उन तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का जिक्र कर दूं। हमारे मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं मोहतरम यासीन कुद्दूसी साहब। मेहमान खुसूसी के तौर पर मोहतरमा एडवोकेट सुलेखा ताई कुंभारे जी, सदर ड्रैगन पैलेस कामटी, हमारे बीच में मौजूद हैं। जनाब डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय जी, साबिक डायरेक्टर जनरल महकमा पुलिस, हमारे बीच में मौजूद हैं। जनाब MQ जमा साहब, साबिक MLC, हमारे बीच में तशरीफ रखते हैं। जनाब ताज अहमद राजा साहब, जनरल सेक्रेटरी ताजाबाद ट्रस्ट नागपुर, हमारे बीच में यहाँ तशरीफ रखते हैं। इस मुशायरे के कन्वीनर जनाब अनवारुल हक पटेल साहब, जिन्होंने बड़ी मेहनत और मोहब्बत से इस महफिल को खूबसूरत बनाने में अपना खुसूसी किरदार अदा किया है, वो यहाँ तशरीफ रखते हैं। मेरे सामने नागपुर और विदर्भ के अलग अलग इलाकों से आए हुए तमाम जिंदा दिल सामीन, जिंदा दिल लोग जो हमारे मुल्क की जबान, अदब, साहित्य और हमारे मुल्क की अदबी और तहजीबी विरासत की हिफाजत करने का अज़्म करके यहाँ पहुँचे हैं। मैं उन सब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक शायर को बुलाना चाहता हूँ, खासतौर से इस शो मिसरे हैं हालांकि, लेकिन शायर ने किस सलीके से बात कही है। सावित्री बाई फुले की जो परंपरा और जो उन्होंने शुरुआत और जो रोशनी की एक कतार शुरू की, उस कतार को आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ हिफाजत करते हुए, हवाओं के थपेड़ों से बचाते हुए हमारी ताई सुलेखा ताई कुंभारे जी उसको लेकर आगे बढ़ रही हैं। ये उसी परंपरा का हिस्सा है जो सावित्री बाई फुले का और फातिमा शेख साहिबा, इतनी बड़ी शख्सियात की जो परंपराएं हैं, उन्हीं का पालन हमारी सुलेखा ताई जी कर रही है। मैं अब इस सिलसिले में आगे बढ़ रहा हूं और चाहता ये हूं कि एक और शायर से आपकी मुलाकात कराते हुए अब हम इस सफर पर आगे बढ़ें। सत हुए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। अब मैं एक बात ये अर्ज करूं कि
चंद शोरा है जिन्हें अपना कलाम पेश करना है, लेकिन उससे पहले एक जिम्मेदारी भरा काम यह है कि हमारे मुशायरे का आगाज किया था जनाब एम ए कादिर साहब, जो प्लेबैक सिंगर के तौर पर आकाशवाणी अवार्ड विनर भी हैं। और एम ए कादिर साहब की एक खुसूसी बात यह भी है कि वो मोहम्मद रफ़ी साहब से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और वो मोहम्मद रफ़ी साहब का ख़ास लहजा एम ए कादिर साहब ने अपनाया और यकीनी तौर पर उसके साथ काफ़ी हद तक वो इंसाफ कर सके हैं। एक बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि एम ए कादिर साहब ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर मुशायरे का आगाज़ किया था। इस वक्त वो अब यहाँ से जाना चाहते हैं, जाहिर है कि उनकी मसरूफियत है, तो हम ये चाहते हैं कि उनकी खिदमत में एक खूबसूरत मेमेंटो और जो भी मुशायरा कमेटी की तरफ से उन्हें पेश किया जाना है, उसके लिए मैं आज हमारी सरपरस्त और ड्रैगन पैलेस ट्रस्ट की हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट मोहतरमा एडवोकेट सुलेखा ताई कुम्भारे जी को बहुत ही आदर और सम्मान के साथ माइक पर यहाँ बुलाऊं ताकि वो एम ए कादिर साहब को सम्मानित। अच्छा, अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया। तो हम जो है अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे एक बात कहूं, आपने इमरान फैज़ का कलाम सुना। इमरान फैज़ ने एक नौजवान के जज्बात और एहसासात जिस तरह से पेश किए जाने चाहिए उस हक को अदा किया है, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। नौजवानों की बड़ी अजीब उलझन है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, नौजवान जो कुछ सोशल मीडिया पर देख रहे हैं उसी को अपने लफ्ज़ों में पिरोने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस वक्त एक अच्छे और सच्चे इंसान, पुलिस महकमे में एक आला ओहदे पर फाइज, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ओहदे पर पहुंचने वाली एक अजीम शख्सियत मोहतरम उपाध्याय जी हमारे बीच में तशरीफ रखते हैं, जनाब डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय। वो अपने सीने में जो दिल रखते हैं उसमें एक शायर और कवि के जो जज्बात और एहसासात हैं, उपाध्याय जी पुलिस के एक आला अफसर होने के साथ साथ एक अच्छे शायर और कवि के तौर पर भी अपने जज्बात की तर्जुमानी करते हैं। मैं चाहता हूं कि इस वक्त पुलिस अफसर के तौर पर नहीं, हम उपाध्याय जी को एक शायर और कवि के तौर पर यहाँ माइक पर आवाज़ दें। मैं अकेला उन्हें पुकारूं इतनी मेरी हैसियत नहीं है, मैं यहाँ से उनका नाम ले रहा हूँ, आप वहाँ से अपनी तालियां शामिल करें, हम और आप मिलकर उनसे निवेदन और गुजारिश करें कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपने खूबसूरत कविताओं और रचनाओं के साथ आज के इस मुशायरे की महफिल को आगे बढ़ाएं। भूषण कुमार उपाध्याय जी माइक पर थे, एक पुलिस अफसर के तौर पर नहीं, लेकिन इस वक्त एक अच्छे और सच्चे जिम्मेदार भारतीय शहरी के तौर पर भूषण कुमार उपाध्याय जी की खूबसूरत गुफ्तगू, उनकी शायरी का इंतखाब हम सब सुन रहे थे और उनकी शख्सियत से यकीनी तौर पर हमें ज़िंदगी के बहुत सारे सबक मिल रहे थे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा माहौल को लाइट करने के लिए एक हल्का सा पहलू मैंने निकाला है उसमें से। जब उपाध्याय जी बात कर रहे थे कुछ शेर सुनाने से पहले, राजा भाई उन्होंने कहा कि पुलिस को सब हक पहुँचता है, वो चाहे जहाँ से जिसका शेर पढ़ के सुना सकता है, इसमें कोई शक नहीं। पुलिस के बारे में तरह तरह की अफवाहें बना ली गई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस की न दोस्ती अच्छी है न दुश्मनी, लोग कहते हैं पुलिस जब चाहे रस्सी को सांप बना लेती है। पुलिस के बारे में तरह तरह की बातें लोग करते हैं, लेकिन मैं तो एक बात कहता हूं, मेरे एक दोस्त के साथ एक मसला आ गया, एक हादसा उसके साथ ये हुआ कि उसकी धर्मपत्नी पता नहीं कैसे कहां लापता हो गई। 8-10 दिन के बाद उसने मुझे फोन किया कि यार तुम्हारी भाभी पता नहीं कहां चली गई हैं, उनका कोई पता नहीं चल रहा है, मोबाइल स्विच ऑफ है, मैं बहुत आसपास तलाश कर चुका हूं, अभी तक मिली नहीं है। मैंने बड़ी सादगी से अपने दोस्त को समझाया, यार इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, कई बार ऐसा होता है आसपास रिश्तेदारियों में तलाश करो मिल ही जाएंगी। फिर उसने मुझे बताया कि मैं रिश्तेदारियों में भी ढूंढ चुका हूं, मिली नहीं है। तो मैंने कहा फिर अब इसका एक ही तरीका है, अब आप अपने इलाके के पुलिस डिपार्टमेंट में जाइए और पुलिस थाने में जाकर या वहाँ कोतवाली में जाके आप उसकी रिपोर्ट दर्ज कराइए, तब वो तलाश करने के लिए जो ज़रूरी इंतज़ामात होते हैं वो करेंगे
और वो तलाश करके जरूर ढूंढ के ले आएंगे। मेरा दोस्त एकदम घबराने लगा और उसने कहा कि नदीम भाई कोई भी तरीका बताइए, मैं अपनी पत्नी के लापता होने की खबर पुलिस को नहीं लगने दूंगा। तो मैंने कहा यार ये क्या हुआ, तुम पुलिस को खबर क्यों नहीं लगने देना चाहते हो? बोले देखिए पुलिस पर मुझे इतना भरोसा तो है कि वो ढूंढ के ले आएंगे, लेकिन हुआ ये था कि पिछली साल मेरी मोटरसाइकिल गायब हो गई थी। मैंने थाने में रिपोर्ट कराई, पुलिस वालों ने बड़ी मेहनत की, 3 दिन में मोटरसाइकिल बरामद कर ली, लेकिन 1 महीना चलाने के बाद मुझे दी। तो मैं मतलब ये रिस्क ले नहीं सकता हूं, इसलिए मैं पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं जाना। अब ये अजीब अजीब से मामले होते हैं। मैंने ये बात आपको इसलिए सुनाई सिर्फ थोड़ी सी कि आप थोड़े से खुश हो जाएं, और वैसे भी जिंदगी में हम अगर 1 मिनट के लिए, 1 लम्हे के लिए कभी मुस्कुरा लें तो सैकड़ों आंसू हमारा पीछा करने के लिए निकल पड़ते हैं। जिंदगी में बड़ा दर्द है, हमारे आसपास का माहौल बहुत ही इस तरह का हो गया है कि हम खुल के हंस भी नहीं सकते हैं। तो कभी महफिल में हल्की फुल्की बातचीत करके अगर चेहरों पर मुस्कुराहटें आ जाएं तो उसकी कोशिश कर लेनी चाहिए। मैं एक बात अब कहने लगा हूं, एक शायर को बुलाना है मुझे। सर कुछ कह रहे हैं? अच्छा, अच्छा 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 अच्छा, समझ गया, मैं समझ गया। हमारे मोहतरम भूषण कुमार उपाध्याय जी, साबिक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हमारे बीच में तशरीफ रखते हैं, और अजय कदम साहब हमारे मेहमान एजाजी यहाँ तशरीफ रखते हैं। हम दोनों शख्सियात का इस्तकबाल हमें करना है और उसके लिए मोमेंटो उनकी खिदमत में पेश किया जाएगा। मैं मुशायरा कमेटी के जिम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और ये खूबसूरत सा मोमेंटो जो ड्रैगन फेस्टिवल 2025 का ये मोमेंटो मोहतरम भूषण कुमार उपाध्याय जी की बहुत ही पुरवकार शख्सियत की खिदमात के तरफ में उनको पेश किया जा रहा है। अगला मोमेंटो पेश किया जाना है एम ए कादर साहब, मशहूर प्लेबैक सिंगर, रफ़ी साहब को अपना आइडियल मानने वाले, नागपुर के बहुत सीनियर सिंगर जो एम ए कादर सिंगिंग एकेडमी चलाकर बहुत सारे नए बच्चों को सिंगिंग के आदाब सिखा रहे हैं। एम ए कादर साहब की खिदमत में ये मोमेंटो पेश किया जा रहा है। सर आपको बहुत मुबारक। अच्छा हाँ, और कादर साहब के लिए तो अब तालियां आपको ज्यादा बजानी चाहिए। हाँ, आपके बीच में ऐसा फनकार है, ये कोई कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात यह है कि आज ये मोमेंटो ड्रैगन फेस्टिवल 2025 का ये यादगार मोमेंटो उनको जब दिया जा रहा है तो आज उनका यौम पैदाइश भी है, उनका बर्थडे है। जोरदार तालियों से उनको बर्थडे की मुबारकबाद देकर, उनको यौम पैदाइश की मुबारकबाद देकर इस लम्हे को और ज्यादा यादगार बना दीजिए। कादर साहब को यौम पैदाइश की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जाहिर है कि नागपुर ने ऐसे रत्न पैदा किए हैं, ऐसे फनकार नागपुर में हैं कि विदर्भ की सरजमीन को यकीनी तौर पर बार बार सलाम करने का जी चाहता है। मैं एम ए कादर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं और उन्हें ये खूबसूरत मोमेंटो ड्रैगन फेस्टिवल 2025 की जानिब से मोहतरमा सुलेखा ताई कुंभारे जी के आशीर्वाद और उनकी दुआओं के साथ यहां मुशायरा कमेटी ने पेश किया। अब कादर साहब को, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि कादर साहब को बोलने के लिए माइक पे बुला लूं, लेकिन कादर साहब बोलने के साथ साथ अगर गीत कुछ एक गुनगुना के सुना देंगे तो ताई मजा आ जाएगा। आज का ये सम्मेलन खूबसूरत बन जाएगा। तालियां कमजोर बजाई हैं आपने, मैं आपको बता रहा हूं, जरा जोरदार तालियां बजाइए। आज के हमारे एक ऐसे फनकार जिनके जश्न को हमने उनके यौम पैदाइश के जश्न को मनाया है, एम ए कादर साहब जरा आ जाए तो हम उनके 2 लाइनें अगर एक मुखड़ा गुनगुना देंगे तो हम
अपनी मोहब्बतों का इजहार भी किया। सुलेखा ताई कुंभारे जी से उन्होंने अपनी अकीदतों का इजहार भी किया और यौम पैदाइश के जश्न को यादगार बनाने के लिए कामटी के लोगों की मोहब्बतें लेकर वो यहाँ से रुखसत हुए। आइए थोड़ी देर के लिए संजीदा होते हैं। हमारे बीच में मोहतरम अजय कदम जी, जो हमारे मेहमान मुअज़्ज़िज़ के तौर पर भी और हमारे जिम्मेदार रहबर के तौर पर भी बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर भी यहाँ मौजूद हैं। हम उनकी मौजूदगी को सलाम पेश कर रहे हैं। एक शायर से मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में हूँ और महाराष्ट्र के एक बहुत ही खूबसूरत लहजे के शायर जनाबे कैसरुल जाफरी ने कभी कहा था कि फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके छुपा था वहीं दीवार गिरी, लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज पे तलवार गिरी। हजरात गिरामी, जब जब नस्लों को कत्ल करने के मंसूबे बनते हैं तब तब आवाजों को कत्ल करने की साजिशें पहले की जाती हैं। आइए इस मुश्किल दौर में जहां आवाजों को कत्ल करने की साजिशें होती हों, ऐसे मुश्किल दौर में एक ऐसे नौजवान को मैं माइक पर आवाज दूं जो अपनी खूबसूरत लहजे से, अपने बेबाक अंदाज से, अपनी खूबसूरत शायरी से, आसान लफ्जों में बड़ी बात कहने की आदत से आप सबको न सिर्फ मुतासिर करे बल्कि बीच बीच में आपको चौंका कर दादो तहसीन भी हासिल करे और मुशायरे की कामयाबी की जमानत बन जाए। इस उम्मीद के साथ आवाज दे रहा हूं मगरबी उत्तर प्रदेश के एक सनती शहर सहारनपुर से आने वाले मेहमान शायर जनाब बिलाल सहारनपुर। हज़रात गिरामी, आपने बिलाल सहारनपुरी को बड़े अच्छे अंदाज में सुना और उन्हें दादो तहसीन से नवाज कर यहाँ से रुखसत किया। एक छोटा सा सवाल करता हूँ, कामटी के अच्छे लोग हमेशा अच्छा सुनते हैं। आज एक सवाल इसलिए कर रहा हूँ, ये ड्रैगन फेस्टिवल का 26वां फेस्टिवल है, ये ड्रैगन टेम्पल का, और इस फेस्टिवल में इस बार ये जो मुशायरे की महफिल रखी गई है, यहाँ से पिछली सफ़ों तक जितने लोग मौजूद हैं, एक बार वो लोग हाथ उठाएं जो ये मानते हैं कि ये मुशायरा अपनी कामयाबी की मंजिलों की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये मुशायरा कामयाब हो रहा है, वो सारे लोग हाथ उठाएं। अब जब आपने हाथ उठा ही लिए हैं तो इन्हें तालियों में बदल कर मोहतरमा सुलेखा ताई कुंभारे जी को ये बता दीजिए कि आपने उनका मोहब्बत भरा ये तोहफा कबूल किया है और इसे आपने इतना पसंद किया है कि अब इसे ड्रैगन फेस्टिवल का परमानेंट हिस्सा बना देना चाहिए। मैं अजय कदम जी से जो यहाँ मौजूद हैं और जाहिर है कि बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच के वो जनरल सेक्रेटरी के तौर पर हमारे बीच में मौजूद हैं, ड्रैगन फेस्टिवल की हमारी सदर मोहतरमा सुलेखा ताई कुंभारे जी मौजूद हैं। मुझे मालूम है कि जिम्मेदारों ने अब समझ लिया है कि कामटी के लोगों ने इस मोहब्बत भरे तोहफे को कबूल किया, तो अब इसे इस फेस्टिवल का परमानेंट हिस्सा इंशाल्लाह आगे बनाया जाएगा, ऐसा मुझे यकीन है। तालियां बजा दीजिए ताकि आपकी भी मोहर इस बात पर लग जाए और आप भी मेरी तरफ से इस गुजारिश में मेरे साथ शरीक हो जाएं। बहुत अच्छा सा माहौल बन गया है। अब जो भी साउंड और ये जो लाइट के जो ऑपरेटर हैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ। अब जिसको मैं बुलाने जा रहा हूँ उनके साथ एक प्रॉब्लम है कि ये जो फायरवर्क्स आप करते हैं इससे उन्हें थोड़ा सा फोबिया है, तो जब तक मैं खड़ा हूँ आप बिल्कुल मेरे बिल्कुल पास में लाके भी इसे चला सकते हैं तो चला दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब वो आए तो उनके आने पर वो वहाँ से यहाँ तक आए उससे पहले जितना चलाना चाहते हैं चला लीजिए, लेकिन जब वो यहाँ हों तो न चलाएं, क्योंकि अब मैं दुनिया की आधी आबादी का जिक्र, जो हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की, हमारी माताओं की आबादी है, उनका जिक्र करने के लिए एक शायरा को, एक कवित्री को बुलाने जा रहा हूं। एक खातून के, एक महिला के सारे किरदार हमारी आंखों में हैं, हमारी नजरों में हैं। हम अपनी छोटी छोटी बच्चियों से बड़ी मोहब्बत करते हैं और इस तरह के शेर कहते हैं कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। हम अपनी बहनों का भी इस्तकबाल करते हैं, बीवियों की भी इज्जत करते हैं और मोहब्बत की तरह, मोहब्बत की नजर से उन्हें देखते हैं, लेकिन इन सारे किरदारों को निभाते निभाते एक औरत अपनी पूरी जिंदगी जिस तरह से लगाती है, ये
इस रिश्ते को निभाने में जो जज्बात और एहसासात उभरते हैं, इन्हें शायरी और गजल बनते हुए देखते हैं। मुलाकात करते हैं संस्कार धानी जबलपुर मध्य प्रदेश से आने वाली उस मेहमान कवित्री और शायरा से, जिसे पूरी दुनिया के मुशायरे और कवि सम्मेलनों की महफिलों में इन दिनों बड़ी महबूबियत और बड़े मुमताज हैसियत में सुना जा रहा है। मनिका दुबे किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। ताजाबाद के पिछले बड़े मुशायरे में मनिका दुबे जितनी मोहब्बतें वहां से समेट के ले गई हैं, उसी के सहारे इस बार ड्रैगन फेस्टिवल में उन्हें यहां फिर से आवाज दी गई है। मैं मनिका दुबे को बुलाना चाहता हूं और यहां नागपुर और कामटी के लोगों को एक शेर नजर करना चाहता हूं। तेरी बस्ती का हर एक मंजर सुहाना कर दिया, तेरी बस्ती का हर एक मंजर सुहाना कर दिया, मैंने खुशबू को तेरी जानिब रवाना कर दिया। खुशबू की तरह तशरीफ ला रही है मोहतरमा मनिका दुबे। मैं उनसे निवेदन और गुजारिश कर रहा हूं तशरीफ लाए। बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूं, मुझे तुम्हारी जरूरत है जिंदगी के लिए, अपनी जिंदगी के लिए नहीं, मुशायरे की जिंदगी के लिए। माइक पर आ रही हैं मनिका दुबे। तालियां बजनी चाहिए जोरदार ताकि वो खूबसूरत अंदाज में अपना कलाम सुनाना शुरू करें। बहुत ही मोहब्बत। अच्छा देखिए, मैं अपना कलाम पढ़ चुका था। यहाँ मैं सिर्फ इसलिए आया कि अभी तक जो हमारे संचालक महोदय हैं, नाज़िम मुशारा है, वो अभी तक एक काम कर रहे थे। लेकिन मैं एक बात यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जितनी अच्छी वो निज़ामत करते हैं, एक पलड़े में अगर उनकी निज़ामत रखी जाए और दूसरे पलड़े में उनकी शायरी रखी जाए तो यकीनन जो शायरी का पलड़ा है वो भारी रहेगा, झुक जाएगा। तो मैं बड़े इज्जत के साथ, बड़े एहतराम के साथ आज के इस मुशायरे के नाज़िम, बहुत बेहतरीन शायर जनाब नदीम फ़र्रुख साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ, अपने कलाम से नवाजें। जनाब नदीम फ़र्रुख साहब। एक बार फिर मैं सदर अली वकार से इजाज़त चाहता हूं कि मुझे इजाज़त दें तो मैं चंद शेर हाजिर करूं। क्रोनोलॉजी आपको समझा देता हूं पहले कि अभी 2-2.5-3 मिनट में मैं अपने 2-3 शेर आपको सुनाऊंगा। मेरे बाद आप जिनका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं वो 2 शख्सियात हैं, यानी एक हैं हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर जनाब आरिफ सैफ़ी साहब, जिनका आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो अपना कलाम सुनाएंगे। और फिर हिंदुस्तान के उस मशहूर अदाकार से हम मुलाकात करेंगे जिनको सैकड़ों फिल्मों में आपने अपने अलग अलग किरदारों में रूह फूंकते हुए इस तरह से देखा है कि वो किरदार उन्हीं के नाम से पहचाने और जाने गए हैं। जनाब रज़ा मुराद साहब से आप उनके खुसूसी गुफ्तगू और ख़ूबसूरत उनके, चाहेंगे तो हम उनसे एक आध हो सकता है उनको उनका मूड बन जाए तो वो आपको कुछ अच्छा आज की रात सुना कर जाएं। ये सब काम होगा। क्रोनोलॉजी मैंने आपको समझा दी है। अब मुझे इजाज़त दे दें तो 2-4 शेर पढ़ के मैं भी रिज़्क़ हलाल करूं जिसे अभी मैंने खाया नहीं है। नहीं, ये बताना इसलिए ज़रूरी होता है कि लोग गलतफहमी में न रहें। मैं चंद शेर पढ़ता हूँ। भाई अजय कदम साहब बैठे हैं, इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा इस मुशायरे में हमारी ताकत है। मैं इनके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह करे कि ये इनके चेहरे पर इसी तरह की मुस्कान, इसी तरह की मुस्कुराहट बनी रहे। और ये मोहतरमा सुलेखा ताई कुंभारे जी की सरपरस्ती में जिस तरह से तरबियत और परवरिश पा रहे हैं, अल्लाह करे कि इस तरबियत से ये मुल्क व कौम की ज़्यादा खिदमत करने के लिए और ज़्यादा खिदमत और सेवा करने के लिए इन्हें बार बार मौके फराहम होते रहें और कामटी और विदर्भ के लोग इसी तरह से इन्हें मोहब्बतों से नवाजते रहें। एक बार अजय कदम जी के सम्मान की जोरदार तालियां आप मुझे दीजिए ताकि मैं यहीं से फिर शुरू हो जाऊं। भाई अब जरा सा भाई लोगों पीछे वाले बालकनी में, हाँ कुछ शेर पढ़ता हूं, 4 मिसरों से शुरू होता हूं। अच्छा पीछे भी है, उधर भी है। अरे वाह, कहां थे यार, बहुत देर से ढूंढ रहा था कि किधर बैठ गए हो जाके। यहां से शुरू होता हूं कि कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती,
कभी कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती, बहुत अच्छे। किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती। अमीरे शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं क्या होती। कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद नदीम भाई, क्या कहने, वाह करता है क्या कहने, वाह वाह जिंदाबाद। मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। सुलेखा ताई जी मौजूद हैं और तब ये शेर पूरी जिम्मेदारी से पढ़ता हूं कि सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है। क्या कहने, सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती, बहुत अच्छे। वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। चार मिसरे ये भी सुन लें कि ये भी चार मिसरे सुने कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। क्या कहने, वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता बहुत है। अच्छे। क्या कहने, वाह वक्त वाह, से वाह। आंख वाह वाह मिलाने वाह वाह वाह। न करो, वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। एक गजल के दो तीन शेर और सुनाता हूं कि हम अपने आंसुओं को इस तरह प्यारा समझते हैं, क्या कहने, कभी जुगनू समझते हैं, कभी तारा समझते हैं। शेर सुने यहां से कि फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है, वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते अरे हैं। वाह वाह वाह। फटे क्या कहने नदीम भाई, कोशिश करती रहती, क्या कहने, वाह वाह वाह। फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है, वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं। ये शेर बतौर खास के वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं, इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं, इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं। हम अपनी माँ की पेशानी को सिपारा समझते क्या हैं, कहने, जिंदाबाद। इबादत की ये तरह क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह नदीम भाई, क्या हम कहने। अपनी माँ की पेशानी को सिपारा समझते हैं, हम अपनी माँ की पेशानी को सिपारा समझते हैं। ये चार मिसरे भी सुने कि कितने जुमले उछालते हैं आप, कितने जुमले उछालते हैं आप, सबको हैरत में डालते हैं क्या आप, कहने, कितने जुमले उछालते हैं आप, सबको हैरत में डालते हैं आप। जैसे औलाद पालते हैं हम, ऐसे नफरत को पालते हैं आप। क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने, वाह जिंदाबाद। जैसे औलाद पालते हैं हम, ऐसे नफरत को पालते हैं आप। क्या कहने, क्या यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं, हंस के बातों को मोड़ देते हैं। क्या कहने, यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं, हंस के बातों को मोड़ देते हैं। साथ मांगो अगर अजीजों से, साथ मांगो अगर अजीजों से, मशवरा दे के छोड़ देते हैं। क्या कहने, जिंदाबाद। क्या कहने नदीम भाई, अरे फिर पढ़िए नदीम भाई, फिर पढ़िए। यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं, हंस के बातों को मोड़ देते हैं। साथ मांगो अगर अजीजों से, मशवरा दे के छोड़ देते हैं, मशवरा दे के छोड़ देते हैं। हसद की आग में खून दुश्मनों का जलता रहा। क्या बात है, क्या बात है। हसद की आग में खून दुश्मनों का जलता रहा, मैं वो चराग था जो आंधियों को खलता क्या रहा। कहने, हसद की आग में, वाह। हसद की आग में खून दुश्मनों का जलता रहा, वाह। मैं वो चराग था जो आंधियों को खलता रहा। किसी की याद की पाकीज़ा खुशबुओं का सफर तमाम उम्र मेरे साथ साथ चलता वाह, रहा। वाह, वाह, अरे वाह, क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब। का सफर, क्या कहने, क्या कहने, वाह। किसी की याद की पाकीज़ा खुशबुओं का सफर तमाम उम्र मेरे साथ साथ चलता रहा।
न जाने कौन सी महफिल में उसको जाना था। तमाम दिन जो नए पैरहन बदलता रहा, क्या बात है। तमाम दिन जो नए पैरहन बदलता रहा, कोई तो मेरी खुशी देखकर बहुत खुश था, किसी के जहन में तेजाब सा उबलता अरे रहा। वाह, अरे क्या कहने, क्या जिंदाबाद जिंदाबाद नदीम भाई, क्या कहने। कोई तो मेरी खुशी देखकर बहुत खुश था, किसी के जहन में तेजाब सा उबलता रहा, वाह वाह वाह, किसी के जहन में तेजाब सा उबलता रहा, किसी के जहन में तेजाब सा उबलता रहा। अब शेर सुने, एक गजल और शुरू करता हूं। जी आता हो नदीम भाई, आता हो। मैं रफ्तार मैंने जरा बढ़ा ली है ताकि ज्यादा शेर आपको सुना दूं। ये गजल शुरू करता हूं कि ये किसके फूल से होठों पर प्यास बैठी है। क्या बात है। ये किसके फूल से होठों पर प्यास बैठी है, जो आज नहरे सितमगर उदास बैठी है, जो आज नहरे सितमगर उदास बैठी है। कामटी में शेर पढ़ रहा हूं, मुझे यकीन है इसकी हिफाजत होगी। निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती, निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती, सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी अरे है। वाह, क्या निगार कहने, खाने क्या में कहने, अब क्या हलचलें बात है, क्या बात है, वाह। सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है, तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है, तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है। वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है, अरे वाह वाह, मगर न जाने क्या क्यों कहने। पलकों पे आस बैठी है, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। और मेरे जितने शायर साथी हैं सबको शरीक करता हूं इस शेर में। आता हो नदीम भाई, आता हो। ना मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है, हम ही है मीर के वारिस ये कौन मानेगा, हम ही है मीर के वारिस ये कौन मानेगा, हमारे घर में गजल बेलिबास अरे बैठी क्या है, बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद नदीम भाई, जिंदाबाद। क्या हम कहने, ही है मीर के वारिस ये कौन मानेगा, क्या कहने नदीम हमारे भाई, घर में क्या गजल कहने। बेलिबास बैठी है, हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है, मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है, ये क्या बात जो है। तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी। क्या बहुत कहने, शुक्रिया। क्या कहने। मैं अपने हिस्से का वक्त ले चुका, अब मैं चाहता ये हूं हम ही कातिल हाँ हाँ वो भी पढ़ दूंगा, लेकिन उससे पहले ये दो शेर बिलाल ने कहे हैं, इनके कहने पे पढ़ देता हूं। इसमें एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, 32 साल मुशायरों में तकरीबन मुझे हो गए हैं, 32 से कुछ ऊपर, 2-4 महीने कुछ ऊपर बढ़ गया हूं। अल्लाह ने मुशायरों के हवाले से, शायरी के हवाले से वो सब कुछ मुझे दिया है जो एक इंसान अपनी लग्जरी लाइफ के लिए या कामयाबी के लिए चाहता हो या उसकी तमन्ना करता हो। सब कुछ मुझे मिला है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। यहां से मेरी गजल एक शुरू होती है और उसमें एक शेर आएगा, वहां आपकी दुआएं चाहूंगा। वो 2-3 शेर बस आपको सुनाना। बढ़िया नदीम भाई, आता हो, आता हो। मतलब अर्ज करता हूं कि आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए, क्या बात है, क्या कहने। आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए, तेरी तस्वीरें लगा रखी है दीवारों पर, तेरी तस्वीरें लगा रखी है दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के अरे लिए, क्या बात है, क्या मैंने कहने। कमरे को परस्तान बनाने के लिए, मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है, मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। अरे क्या कहने,
जिंदाबाद। क्या कहने नदीम भाई, अरे ये क्या दुनिया कहने, मुझे क्या कहने। पहचानती है। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के बहुत लिए, अच्छे नदीम भाई, अपनी क्या कहने, तन्हाई क्या को कहने। लोबान बनाने के लिए। हजरात गिरामी, मैं अपने हिस्से का वक्त ले चुका हूं। कुछ चीजें मुझे संदेश के तौर पर, जो कि ड्रैगन फेस्टिवल का मुशायरा है, यहाँ सिर्फ थोड़ी देर 2-3 घंटे आह और वाह में तालियां बजाते हुए वक्त गुजारने का नाम मुशायरा नहीं है। मुशायरे का एक मकसद है जिसे अब मैं बयान करने जा रहा हूं। 2-3 संदेश हैं जो मुझे पहुंचाने हैं। मोहतरमा सुलेखा ताई कुंभारे की मौजूदगी में और उनकी इजाजत से अपनी तमाम बहनों तक पहला संदेश पहुंचा रहा हूं, और वो ये है कि जो कुछ आप अपनी बहू से चाहती हैं, वो सारी बातें कृपया अपनी बेटी को सिखाना शुरू कर दीजिए। ये दुनिया जन्नत बन जाएगी, ये दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। इस समाज को मजबूत और खूबसूरत बनाने का सबसे बेहतरीन रास्ता ये है कि जो कुछ आप बहू से चाहती हैं, वो सब कुछ अपनी बेटी को सिखाना शुरू क्या कर बात दीजिए। है, क्या कहने। पहला संदेश। दूसरा संदेश अपने तमाम भाइयों और बहनों को सबको शरीक करके कहता हूं, और वो ये है कि मोहतरमा सुलेखा ताई कुंभारे जी सावित्री बाई फुले के और फातिमा शेख के नक्शे कदम पर चलते हुए आगे बढ़ रही हैं। इनकी शख्सियत को मैं देखकर एक संदेश आपसे कहना चाहता हूं। जितने लोग यहां बैठे हो, दुनिया में इज्जत पाने का सिर्फ एक रास्ता है कि आप अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को तालीम से, शिक्षा से सजाएं। इसके अलावा कोई रास्ता ऐसा नहीं जो आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों को इज्जत दिला सके। एक वक्त अगर रोटी न मिले तो चलेगा, एक वक्त अगर खाना न मिले तो चलेगा, लेकिन बच्चों की तालीम में कोई कमी न रह जाए, यह जिम्मेदारी हम सबकी है, और यह जिम्मेदारी आपको और हमें निभानी पड़ेगी। यहां बहुत सारे सरमायादार भी बैठे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास पैसे की रेल पेल है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों की तालीम का भी ख्याल रखें, लेकिन अगर अल्लाह ने आपके दामन में गुंजाइश दी है तो अपने आसपास के जरा उन गरीब बच्चों की भी तालीम का अगर आप इंतजाम कर दें, तो आप उसी सिलसिले की कड़ी माने जाएंगे जो सर सैयद का सिलसिला है, उसी सिलसिले की कड़ी माने जाएंगे जिसका ऐलान और जिसका संदेश हमें बाबा साहब ने दिया था कि शिक्षा, तालीम शेरनी का वो दूध है कि जिसको ये दूध मिल गया वो फिर किसी की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। शिक्षा ही आपको वो हिम्मत और हौसला देती है, तालीम ही वो ताकत आपको देती क्या कहने है नदीम जहां भाई। से आप जिंदाबाद, ये जिंदाबाद। ताकत हासिल करते हैं। यह था दूसरा संदेश। अब तीसरी और आखिरी बात, और पहले शायर से आपकी मुलाकात। सरकारें अपने हिसाब से काम करती हैं। सियासत से या किसी भी राजनीतिक दल से आपका जुड़ाव हो सकता है। मैं बिल्कुल नहीं जानना चाहता कि आप किस राजनीतिक दल से जुड़े हैं। जिससे जुड़े हैं उससे जुड़े रहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, इस वक्त थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों से सियासी पार्टियों के रंग बिरंगे झंडों का चश्मा उतार कर थोड़ी देर इंसान बनकर 15 मिनट 10 मिनट मेरा साथ दें तो मैं एक बात आपको, या 2 मिनट साथ दें तो एक बात बता दूं। सरकारें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाएं, उन्हें अपने हिसाब से काम करने दीजिए। लेकिन बेटी को बचाने का एक रास्ता है जो मैं आपको आज कामटी के जिम्मेदार लोगों को बताकर जाना चाहता हूं। कल आप जब सड़क पर निकलें और आपको यह देखने को मिले कि कोई एक बेटी है, कोई एक बच्ची है जिसे चंद लफंगे मिलकर उसे परेशान कर रहे हैं, तो बगैर ये जाने हुए कि वो बेटी हिंदू है या मुसलमान, सिख है या ईसाई, गरीब है या अमीर, छोटी घर की है या बड़े घर की, बगैर ये जाने हुए उस बेटी की हिफाजत में अपना सीना खोल के खड़े हो जाना और उसकी हिफाजत में अपनी पूरी ताकत लगा देना, और इस बात पर यकीन रखना कि कल अगर ये मुश्किल वक्त आपकी बेटी के लिए आ गया तो समाज का कोई ना कोई बाप निकलेगा और अपना सीना खोलकर आपकी बेटी की हिफाजत के लिए खड़ा हो जाएगा।
तब होगा सही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान। समाज का एक एक शख्स जब इस जिम्मेदारी को समझेगा। मुझे जो ये संदेश 3 पहुंचाने थे, मैंने तीनों पहुंचा दिए हैं। अब बात वहां आ गई है कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया। हम अपने दिल के जख्म और अपने दामन के आंसू आपको लेकर बार बार सुनाते हुए यहां तक पहुंच गए हैं। क्या हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। लेकिन ये बात एक तरफा है। सिर्फ मसला बता देना शायरी का हक नहीं है, शायरी का हिस्सा नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम बात को मुकम्मल करें। बात मुकम्मल ऐसे होगी कि इस मुल्क में अगर कामयाबी के साथ अपने मुल्क को आगे बढ़ाना है तो उसका एक रास्ता है कि एक दूसरे पर भरोसे के साथ उसकी आंखों में आंखें डालकर, उसके कंधे पर हाथ रखकर मोहब्बत के साथ ये गुनगुनाते हुए आगे बढ़ें कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। आइए हजरात गिरामी, अब आपके जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी अपने मुनफरिद अंदाज और लहजे में करने के लिए हैदराबाद से हमारे बीच तशरीफ लाने वाले मेहमान शायर जनाब आरिफ सैफी को मैं आवाज दूं और उनसे गुजारिश करूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। मैं आपको इत्तला देना चाहता हूं, आरिफ सैफी ये ओरिजिनल वाले हैं। इनके बहुत सारे डुप्लीकेट मार्केट में घूम रहे हैं। आप इन्हें छू के देख लीजिए, इनको चेक करके देख लीजिए, इनकी आस्तीन उलट के देख लीजिए, 2-4 सांप इनके अंदर से निकलेंगे। ये वही वाले आरिफ सैफी हैं जो शेरों में पढ़ते पढ़ते अचानक सांप बिच्छू अपने आस्तीनों में से निकालने लगेंगे। ये सारा कमाल आपको देखना और समझना है तो मेरा साथ दें। तालियों की गूंज आपकी बताएगी कि आरिफ सैफी कितनी देर अपना कलाम सुनाएंगे।